जो स्टडी होगी वो होगी 5+3+3+4 का रेशो, जो कि बहुत अच्छा बात है। आंगनवाड़ी में जो बच्चे की उम्र 3 से 6 होगी और क्लास 1 से लेकर 2 तक उसकी 6 से 8 साल की उम्र होगी, और तीसरी से लेकर 5वीं तक बच्चा जो है 8 से लेकर 11 साल की उम्र तक होगा, और 6 से लेकर 8 तक बच्चा 11 से 14 साल की तक की उम्र का होगा, और 9वीं से लेकर 12वीं तक 14 से 18 साल का। तो जो कि ओल्ड जो इस एकेडमिक स्ट्रक्चर से बहुत ही बेस्ट है। और बच्चे को क्या है कि क्लास 6 से मैंने जैसे बोला कि उसको जो सब्जेक्ट के साथ साथ एडिशनल कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो +1 में हमें आर्ट्स जो साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्हें कोई फोर्स नहीं होगा कि उन्हें यही सब्जेक्ट लेने हैं। मान लीजिए अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसे आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ अगर उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में भी है तो वो बायोलॉजी भी ले सकता है, या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट मैथ में इंटरेस्टेड है तो वो मैथ को भी ले सकता है, या फिर आपका बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है ना, जिनमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने, अगर उसका मन कर रहा है हिस्ट्री पढ़ने का तो वो हिस्ट्री भी ले सकता है। यानी कि सब्जेक्ट आपकी चॉइस के बेस्ड पे होंगे। प्लस आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है ना वो एजुकेशन के बेसिस, यानी कि आपके मार्क्स पे नहीं भी डिपेंड कर, आपकी एक्टिविटी पे। इसमें मैं एक बात जोड़ूंगी, जब मैं +1 +2 में थी ना तो हमें साइंस के बच्चों को ना किसी भी चीज़ में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से टीचर अलाउ ही नहीं करते थे, क्योंकि हमें बोला जाता था कि आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट है। और वो सच्ची बात है, क्योंकि हम एक तो हिंदी मीडियम स्कूल से, उसके बाद +1 +2 में आती है आपकी इंग्लिश मीडियम में। तो अगर आप एक भी लेक्चर छोड़ते हो तो मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं आप उसको रिकवर करो, प्लस आपके प्रैक्टिकल आप छोड़ दो तो फिर आपको और इसका जो भुगतान करना पड़ता था। तो हमारे पास सिर्फ स्टडी 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 होती थी। तो हमारे पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी यानी कि स्पोर्ट्स में एनसीसी वगैरह ये तो हमें ज्वाइन करने को कभी मिला ही नहीं, और हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी हम करते ही नहीं थे। उसके बाद कॉलेज में भी प्रोफेशनल कोर्स मैंने चूज़ करा तो उधर भी सेम यही हाल हुआ कि आपको जो है वहाँ पर भी एजुकेशन पे ही ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता, जहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी। तो कहीं ना कहीं बच्चे को अब जो है सिर्फ पढ़ाई का बर्डन लेके नहीं जाना है, जबकि बच्चे को साथ में कोडिंग डिकोडिंग भी सिखाई जा रही है, जो कि आज की डेट में डिजिटल इस की डेट में बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। प्लस हिंदी जो लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, लोकल लैंग्वेज जो होती है हमारी रीजनल लैंग्वेज उन पे प्रेशर डाला जा रहा है। जहाँ तक मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए गूगल, आप अगर डिजिटली एक्टिव हैं तो आपको ये पता होगा कि काफ़ी टाइम पहले जो हम गूगल पे सर्च करते थे ना वो प्योर इंग्लिश फॉर्म में आता था, ठीक है। इंग्लिश में ही हम लोग ज़्यादातर सर्च करते थे, लेकिन अभी गूगल ने देखा है कि हिंदी जो समझने वाले लोग हैं या हिंदी में टाइप करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है, और आने वाले टाइम पे शायद और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए गूगल भी अपने एल्गोरिथम में हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, और इसके अलावा गूगल जो है लोकल रीजनल लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दे रहा है। तो जहाँ तक कि गूगल भी इतना समझ गया है कि आज की डेट में इंग्लिश को भी उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर सभी की कंट्रीज़ की अपनी अपनी लैंग्वेज है, वे उस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और ख़ासकर हिंदी जो होती है बहुत सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं कि बल्कि पाकिस्तान भूटान बांग्लादेश ऐसे जो कंट्रीज़ में भी ये बोली जाती है। तो हिंदी की भी काफ़ी जो है बड़ी एक अपनी जनता है। तो उसके लिए जो है गूगल वालों ने भी ये जो स्टेप उठाया था कि वो बहुत जल्दी गूगल के एल्गोरिथम में हिंदी डालेंगे। तो इंडिया में अगर ये सिस्टम कर रहे हैं कि इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर ना देते हुए हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमारी मदर टंग है और उसमें हमें जो है अच्छी बात करने में और समझने में बहुत आसानी होगी। और वैसे भी कहते हैं कि नॉलेज की कोई भाषा नहीं होती, ठीक है। नॉलेज आपका किसी भी उसमें रो किसी भी भाषा में वो नॉलेज ही रहता है। तो नॉलेज की कोई भाषा नहीं होती। इसके अलावा जो टीचर होंगे एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर्स होंगे उनके लिए भी बहुत न्यू गाइडलाइन बनाई गई है। आप इसके लिए गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो टीचर होंगे बीएड के जो भी कुछ फॉर्मेट्स चेंज कर दिए गए हैं। तो इसके अलावा जो की फोकस करे गए हैं कुछ एरियाज़ पे इस एजुकेशन के तहत, वो है आपका जेंडर आइडेंटिटीज़। तो जेंडर आइडेंटिटीज़ के अंडर क्या आता है, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो रेशो होता है मेल जो एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा और फीमेल का कम है, ठीक है। और अब तो प्लस क्या है ट्रांसजेंडर का भी जोड़ दिया गया है। तो वैसे तो आप सब बोलेंगे नहीं अब तो काफ़ी इंडिया चेंज हो गया नहीं लड़के, लेकिन कई ऐसे रूरल एरिया बैकवर्ड एरिया होते हैं जहाँ पे लड़कियों को आज भी थोड़ा कम पढ़ाया जाता है और उतना लड़कियों को एजुकेटेड करने में लोग खुश नहीं रहते। तो अब उस पे भी थोड़ा फोकस किया जा रहा है। प्लस ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं जिन्हें हम अपने साथ, अब आपने देखा होगा फॉर्म्स में भी ट्रांसजेंडर के लिए आपके लिए एक जगह होती है, उनके लिए भी फॉर्म्स के लिए फॉर्म एक ऑप्शन होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है स्कूल कॉलेजेस में कि हमारे साथ जो होते हैं सिर्फ मेल और फीमेल बच्चे नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट्स
हैं जो हैं वो भी आपके साथ स्टडी करेंगे। देन सोशियो कल्चरल में आपकी आती है ST SC OBC के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने एजुकेशन के साथ किस तरह से कंबाइंड करना है, प्लस जियोग्राफिकल जो आइडेंटिटीज़ है, यानी कि विलेज और स्मॉल टाउन्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक क्योंकि गांव की जो एजुकेशन और शहरों की एजुकेशन काफ़ी जो डिफरेंस देखा गया है उसको एक करना है। जैसी एजुकेशन सिस्टम शहरों में है, सेम एजुकेशन सिस्टम गांव और रूरल एरियाज़ में डेवलप करना है। उसके अलावा डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट्स हैं या स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको भी एजुकेशन के साथ, जबकि इनको अलग रखा जाता था, बल्कि इनको एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई के लिए इनको इकट्ठा किया जाएगा और इनको भी सेम एजुकेशन दी जाएगी एक सेम एनवायरनमेंट में। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज़, यानी कि जो कम्युनिटी माइग्रेट हुई हैं या फिर आपकी जिनकी लो इनकम है या फिर अनाथ आश्रम में और फ्रेंड्स में है, या चाइल्ड जो भीख मांगते हैं, उन बच्चों को भी एजुकेशन का हक है। उन पर भी इस जो सिस्टम के तहत है फोकस किया जा रहा है ऐसे बच्चों पर कि वो बच्चे भी एजुकेशन में अपना फुल पार्टिसिपेट करें, उनके लिए जो है एजुकेशन थोड़ा इजी वे में हो जाए, उन पे ज़्यादा बर्डन ना हो, पढ़ाई भी हो, प्लस उनके जो होते हैं पर्सनल जो इश्यूज़ है उनको भी देखा जाए। तो ऑल ओवर जो अगर बात की जाए तो ये एजुकेशनल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चेंज लाएगा और 2021 में ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और 2030 तक का जो जैसे इसमें है कि देखे जाएंगे कितने चेंजेस है। उसके बाद जो है शायद बोर्ड के सिस्टम भी चेंज करवाया जाएगा ऑल इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये जो एक चेंज है हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, ये काफ़ी पॉजिटिव है। और आप इसे पॉजिटिव वे में ही ले। ऐसा कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं यार अभी बच्चे जो है टफ़ होगी स्टडी, अब कैसे, हम तो पढ़ाएंगे नहीं। तो देखिए जितना बच्चे के लिए अब टफ़ स्टडी होना उतना बेहतर है। अब बच्चों को रट्टू मास्टर या स्पून फीडिंग या बुक का कीड़ा नहीं बनाया जा रहा है, उनको प्रैक्टिकली उनको तैयार किया जा रहा है, ताकि कल दिन बच्चा अगर पढ़ लिख के उसके पास डिग्री है, ठीक है, उसके पास डिग्री होगी, लेकिन अगर उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कम से कम वो अपना मतलब टेक्निकल काम तो करेगा ही। जैसे हम अगर बात करें, अगर 6 से लेके बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं, कंप्यूटर अगर उनको सिखाया जाए, वो तो पहले से ही सिखाया जा रहा है लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, जो टफ़ चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, प्लस उनको म्यूज़िक दिया जाएगा, आर्ट्स दिया जाएगा। इसके अलावा जो है अगर लड़कियों को ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी, तो उनका पढ़ाई के साथ साथ क्या होगा, इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट होगा। कल दिन वो अपना जो है टेक्निकल काम सीख कर अपना खर्चा पानी चला सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट को भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारी प्रॉब्लम है, और प्लस हमारी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को देखकर ये जो सिस्टम तैयार हो रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ अगर बच्चों को जो है ये एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाए, जो खासकर पहाड़ी इलाके के बच्चे होते हैं जिन्हें जो होता है पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, उनके लिए स्पेशली एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें एग्रीकल्चर कृषि के बारे में बताया जाएगा, तो वो भी इंटरेस्ट लेंगे। आफ्टर अगर मतलब ग्रेजुएशन के बाद या +2 के बाद, या जो ये नया सिस्टम है ना, स्कूलिंग के बाद उनको अगर जॉब में इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपने खेत बगीचे संभाल सकते हैं, और उसमें उनको क्या होगा, पहले से वो तैयार होंगे, उनको स्पेशली कोई ट्रेनिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उन्हें जो है पहले से ही आप 6 से ही उनको ऐसा इस तरह मेंटलिटी बना के रखेंगे, तो आने वाले टाइम पे बच्चा जो है ना अपने आप को जो है बेरोज़गार की कंडीशन में नहीं ला पाएगा। इससे बेरोज़गारी काफ़ी हद तक मिटेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर इस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लें और सभी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करें, और पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी, और जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करे सोसाइटी, सब इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले। अगर ये चेंज हो रहे हैं तो अच्छी बात है, जहाँ पर ये चेंजेस ना हो तो आप ज़रूर बोलें कि ऐसी चीज़ें हैं, ये इस गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं और आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो हमारा जो कंट्री है ना वो काफ़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। और यूथ जो है अब हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए बहुत ही एक आप सकते गोल्डन एरा आ रहा है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत डिटेल में इसको बनाया है, लेकिन काफ़ी मैंने इसमें बात करी हुई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।